पर वो बर्फबारी ज्यादा हुई है, रोड ब्लॉक हुआ है पिछले 12 बजे से लेके अभी तक 8-9 होने वाले। अच्छा, अभी तक बंद है? हाँ भाई, उनकी वो गाड़ी आती है बर्फ हटाने वाली, वो सुबह से नहीं आई। इतने कसम से बच्चे बेचारे गाड़ियों में, कुछ खाने के लिए सुबह से चीज है ना पीने के लिए। हो। आप किस साइड पे खड़े हैं? ये अपना मरी से जो नथिया गली की तरफ रोड जाता है ना, हाँ, ये कोल डंडा के कौन सा आता है, यहाँ से आगे सारी पूरे रोड पे बर्फ ही बर्फ पड़ी और गाड़ियाँ बिल्कुल आती है बर्फ। ये तो बड़ा बच्चे बेचारे रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, हर गाड़ी में बच्चे रहते हैं। हर गाड़ी में बच्चे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ना तो सुबह से खाने के लिए ना पीने के लिए, और बच्चे जनाब उनकी हालत बुरी हुई है। और इनकी वो एक गाड़ी आती है बर्फ हटाने वाली, वो ऐसे नवाब है, सुबह से ना कोई पुलिस वाला ट्रैफिक वाला आया है वो गाड़ियाँ आगे से हटवाता, ना कोई वो गाड़ी आई है बर्फ हटाने वाली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। सानहा मरी की वजूहात क्या हैं और इंतज़ामिया की जानिब से इतने दिन गफलत में गुजारने के बाद जब इनिशिएटिव लिया गया तो फिर हालात कुछ संभले, लेकिन तब तक बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें छोड़कर जा चुके थे। क्या वजूहात हैं, लोगों को किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, उन सारे लोगों से बात करेंगे जो कल रात या इससे एक आध दिन पहले लाहौर वापस आए हैं और मरी ही से आए हैं। उन सारे लोगों से बात करेंगे जो ऐनी शाहिद हैं, जो वहाँ के हालात देख कर आए थे और वो बच निकलने में कामयाब कैसे हुए, ये आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद बिलाल है। बिलाल भाई, आप मरी से कब वापस आए हैं? मैं मरी से कल रात वापस आया हूँ और वहाँ के जो हालात थे वो ऐसे थे कि यानी लोग गाड़ियों पे गाड़ियाँ चढ़ी हुई थी, ठीक है, स्नोफॉल हो रही थी और वो लोगों को मना भी कर रहे थे कि आप काइंडली जो है वो ऊपर ना जाएं, ऊपर हालात ख़राब हैं। और कुछ लोग कहते हैं जी हम फैमिली के साथ आए हैं सिर्फ इसलिए कि हम मरी जा सकें। अब आप वो ये देखें कि पहली एक तो ट्रैफिक इतनी जाम है, वो स्नोफॉल है, उनको ज़्यादा अंदाज़ा है, जो उधर इदारे काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा अंदाज़ा है या आपको या मुझे ज़्यादा अंदाज़ा है। ज़ाहिर बात है वो एक चीज़ वहाँ पे टाइम गुजार रहे हैं, उनको ज़्यादा पता है। अब वो लोग जो हैं वो उस चीज़ से बाज नहीं आ रहे थे। चलें ठीक है, वो चले भी गए, कोई मसला नहीं हुआ। अब वहाँ जाके अगर आप ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करेंगे, एक बंदा यहाँ पे गाड़ी करके खड़ी हो जाएगा, एक बंदा वहाँ पे, एक बंदा यहाँ पे एंजॉय कर रहा है। अब क्या होगा, ट्रैफिक ब्लॉकेज हो जाएगी। जब ट्रैफिक की ब्लॉकेज हुई है उसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है। उसके बाद हुआ ये है कि यहाँ से जो लोग ऊपर से जो नीचे आ रहे थे, जो कि हमारे लाड़ी अड्डे से जो नीचे आ रहे थे लोग, उधर से भी उसी साइड से भी लोग जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए ऊपर जाना शुरू कर दिया। अब वो ब्लॉकेज होगी, इधर वाले पहले ही ब्लॉक थे, उधर वाले भी अब जब ब्लॉक हो गए, अब ना नीचे आने का रास्ता बचा ना ऊपर जाने का। फिर उन्होंने जो है वो कोई ट्रैफिक की डाइवर्जन करके किसी तरीके से कोई कोशिश की, लेकिन तब भी वो कामयाब नहीं हो सके। आपने जो देखा, क्या क्या आपने देखा और उसमें क्या क्या गलत था, वो मैं भी आपसे डिस्कस करता हूँ। पहले बताइए कि आप जब वहाँ पहुँचे तो क्या हालात थे वहाँ? मैं ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 12 बजे के करीब पहुंचा था वहाँ सुबह के टाइम, और वहाँ पे लंबी कतारें लगी हुई थी। मैंने किसी से पूछा भी जो कि उधर का लोकल था, मैंने कहा कि आगे जा सकते हैं या रास्ता दूसरा चेंज कर लूँ। उसने कहा जी चेन लगा के आगे जा सकते हैं। उसने भी मुझे सही गाइड नहीं किया। मैंने कहा ठीक है चला। चेन लगा के मतलब? यानी मतलब ये कि आप टायरों पर चेन लगा लें और आगे चले जाएँ, ठीक है, ताकि वो स्टक ना हो, ताकि स्टक ना हो और उससे वो बर्फ़ में ज़रा चलने में आसानी रहे, चलने में आसानी हो। तो क्योंकि मैं एक एज अ टूर ऑपरेटर हूँ और मैं टूरिस्ट भी हूँ और जाते रहते हैं, मैं जाता रहता हूँ, मुझे एक अंदाज़ा था। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी, आपने लोगों को लेके जाना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे ये अंदाज़ा था कि आगे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर आपने चेन नहीं इस्तेमाल करनी तो आपने फौरी तौर पे उतर के कम से कम 7 से 8 पाउंड हवा कम कर लेनी है टायर्स की, और स्लो एंड स्टडी जो है वो। अगर आप चेन नहीं लगाते तो 8-8 पाउंड हवा कम कर लें, हवा कम कर लें, उससे बेहतर हो जाएगा, उससे बहुत बेहतर हो जाएगा। और अगर आपकी गाड़ी खुदा ना खास्ता स्टक हो भी जाती है बर्फ़ में, तो आपने हैंडल का यूज़ करते हुए उसको राइट एंड लेफ्ट करते हुए गाड़ी को लेके जाना है। ब्रेक्स का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ गियर का इस्तेमाल करना है। आपकी गाड़ी को कभी कोई नुकसान नहीं। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा फन और आर्ट है बर्फ़ में गाड़ी चलाना। बिल्कुल, बहुत बड़ा। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ब्रेक का इस्तेमाल ना करें, ब्रेक का इस्तेमाल ना, गियर के साथ आप, बिल्कुल, और स्टीयरिंग की बुनियाद पे उसको राइट एंड लेफ्ट, जब आप टायर को राइट एंड लेफ्ट करेंगे ना तो वो बर्फ को नीचे से निकालता जाएगा। ये एक लॉजिक है इसके अंदर। और अगर आपने जंजीरें नहीं लगाई, चेन्स यानी टायर के साथ नहीं लगाई, तो आपको 8-8 पाउंड हवा हर व्हील में से कम करना होगी। सब व्हील में से कम कर लेंगे। उसका फिनोमिना ये है कि जैसे ही आप हवा कम करेंगे तो टायर थोड़ा फैल जाएगा। जैसे ही वो फैलेगा उसकी ग्रिप ज़्यादा आ जाएगी
गाड़ी का लोड आएगा उस पर जी। और उसकी ग्रिप बन जाएगी। उसकी ग्रिप बन जाएगी, तो उसके ऊपर उस बिना पे जो है वो गाड़ी जो है किसी ना किसी हद तक जो है वो हमें मदद दे सकती है। यानी तकरीबन 60 to 70% हम सिक्योर कर लेते हैं इस तरीके से, अगर आपके पास चेंज नहीं है। और मैंने जो वहाँ पे देखा वो ये था, मैंने हालांकि किया भी ये चीज़, मैंने उनको लोगों को कहा भी, मैंने कहा अगर आप चलें जा ही रहे हैं ऊपर, कम से कम इसको हवा वगैरह कम कर लें। कहते नहीं जी कोई मसला नहीं है, हम इस तरह ही चले जाएंगे, कुछ नहीं होता। कितनी तादाद जो आपकी नज़र से गुजरी उस वक्त थी, और ये आप कल रात वापस आए हैं? हाँ जी, कल रात वापस आया हूँ, और ये परसों से लाइन्स थी। ये जब मैंने वहाँ से वापस गाड़ी मोड़ी है तो मैंने एग्जैक्ट मीटर के ऊपर नोट किया था, वो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स की लंबी लाइन थी, 20 किलोमीटर्स की, जो सिर्फ ऊपर जा रहे थे। और उसके अंदर जो सबसे बड़ी हमाकत जो लोगों से हुई है वो ये हुई है, उन्होंने जब देखा कि अच्छा ट्रैफिक जाम है, गाड़ी नहीं जा सकती, कोई मसला नहीं है, उन्होंने गाड़ियाँ वहाँ छोड़ी और वो पहाड़ों के ज़रिए पैदल चलते हुए ऊपर जाना शुरू कर दिया। उससे भी और ज़्यादा काम ख़राब हुआ। वो तो फिर खुल ही नहीं सकती। बिल्कुल भी नहीं, एक गाड़ी भी आगे आ गई तो बात खत्म हो ब्लॉकेज आ गई। ब्लॉकेज आ गई, वो वहीं पे खड़ी। कोई ब्लॉकेज हटाए तो आगे चले ना, ब्लॉकेज हटाएगा तो आगे चलेगा। अब वो ये चीज़ समझ नहीं रहे थे, उनको पुलिस वालों ने बहरहाल कहा, और उसके बाद होटल्स वालों ने कि खुदा के वास्ते आप ये गाड़ी और ये चीज़ हटा लें, जैसे जैसे ऊपर से बर्फबारी या पानी आता जाएगा आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली स्लिप होकर दरमियान में आ जाएगी। और ऐसा होता है। कितनी आपने उधर बर्फबारी कितनी देखी आपने? मैंने, और ये मामूल से कितनी ज्यादा थी? मामूल से बहुत ज़्यादा थी, कई गुना ज़्यादा थी ये मामूल से। इतनी मामूल में मैंने कभी नहीं देखी मरी के अंदर कि कभी इस तरह की कोई ऐसी आफत आई हो। ख़ास तौर पे उसके साथ विंड बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये मसला आ रहा था। तेज हवा बहुत, साथ बारिश भी लोग बताते हैं। हाँ जी, बारिश भी थी। जैसे ही जब हम ऊपर जब पहुंच गए थे लारी अड्डा और उससे ऊपर, तो वो प्योर स्नोफॉल थी, लेकिन वो जो पहले बारिश हो गई हुई थी ना, उसकी वजह से ये ज़्यादा काम खराब। जो लोग मरी आज तक नहीं गए हाफिज़ साहब, उनकी रहनुमाई के लिए बताइए कि कौन कौन से रास्तों से वो मरी दाखिल होते हैं, तो उन रास्तों के हालात क्या थे जब आपने देखा? अच्छा, मरी जाने के लिए एक तो रास्ता आता है, आप एबटाबाद वाली साइड से आ जाएं, जो कि नथिया गली की साइड से आता है। एक आता है मरी रोड, ठीक है, जो कि 12 को से हम एक चली जाती है, राइट साइड पे जाएंगे तो मरी एक्सप्रेस वे आ जाएगी, और लेफ्ट साइड से ऊपर चले जाएंगे तो मरी रोड आ जाएगी। ये दोनों रास्ते इस्तेमाल होते हैं, जबकि बेहतर ये है कि मरी एक्सप्रेस वे वाला जो रास्ता है ना, वो इस सूरत हाल के अंदर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना वो कटिंग ज़रा कम है, ठीक है, और ये दो तरफा ट्रैफिक जो है, वन वे जो है, यानी डिवाइडर है इसके अंदर, तो इस वजह से ये आप ज़रा सेफ हो जाते हैं इसके अंदर। तो और दूसरा, जब भी आपको पता है कि अच्छा स्नोफॉल आएगी आगे किसी भी टाइम पे मिल सकती है, आपने सबसे पहले तो हवा कम कर लेनी है, ठीक है, और सबसे पहले आपने ये काम करना है कि जब आप बैक पे चले हैं, आपने फ्यूलिंग जो है वो पूरी करके चलनी है। उसकी रीज़न ये है, जो अब ये ट्रेजिडीज़ हुई हैं वो इस वजह से हुई हैं, लोगों ने गाड़ी स्विच ऑफ कर दी, ठीक है। अब जब गाड़ी स्विच ऑफ की, उधर दोबारा स्टार्ट ही नहीं हुई। वो गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हुई, उसकी एक ठंडी हो गई लॉजिक है। वो ठंडी हुई इस वजह से कि आपने रेडिएटर में कूलेंट की बजाय आपने पानी डाला था। जब आप कूलेंट इस्तेमाल करेंगे वो कभी भी नहीं जमेगा, क्योंकि उसका 5 डिग्री लेस और 5 डिग्री मोर जो है वो उसका टेम्परेचर कंट्रोलर होता है, वो उसको कंट्रोल करता है और वो जमता नहीं है, जिसकी वजह से इंजन स्टार्ट हो जाता है। जब भी कभी आप बारिश के अंदर स्टक हो गए हैं तो एक ये चीज़ मेरी ज़हन नशीन कर लें कि आपने गाड़ी स्टार्ट ही रहने देनी है। बेशक आपका जो है 10 लीटर पेट्रोल सड़ जाए एक दिन के अंदर, जो मर्जी हो जाए, आपने गाड़ी बंद नहीं करनी और शीशों को थोड़ा थोड़ा खोल लेना है। आपका रेडिएटर का पानी हीट रखेगा, गाड़ी स्टार्ट रहेगी तो वो जमेगा नहीं, जमेगा। गाड़ी बंद होते ही वो आपका रेडिएटर सारा जम गया। बिल्कुल। और क्या होगा, हुआ ये है कि जब सर्दी ज़्यादा हो गई, आपने क्या किया, शीशे बंद कर लिए। अब आप जब सांस ले रहे थे उसके अंदर ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आउट कर रहे हैं, उससे क्या हुआ, गाड़ी के अंदर सफोकेशन हुई, उसकी वजह से ये डेथ। आपकी अपनी ही कार्बन डाइऑक्साइड से, आपकी अपनी ही कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आप जो है, एक तो आप ऊपर इतनी हाइट पे हैं, ऑक्सीजन वैसे ही कम है, और ऊपर से आपने जब ये काम किया तो वो ऑक्सीजन और मज़ीद कम हुई, तो उसी वजह से आपकी जो है वो डेथ की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप कूलेंट, जब भी आपने नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर ट्रैवल करना है तो किसी भी कंपनी का आप जो है कूलेंट डलवा के उसको डलवा के तब जाएं। खाली पानी, रेडिएटर में कूलेंट हो, पानी ना हो, बिल्कुल भी पानी ना हो, कूलेंट डालें। आपको कहीं लग रहा है कि मैं स्टक हो रहा हूँ, आपने गाड़ी स्टार्ट रहने देनी है, बेशक साइड पे खड़ी कर लें, जब तक मर्जी आप वहाँ पे फंसे हैं, आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम गाड़ी स्टार्ट रह के उसके अंदर जो है वो हीटर चलाना है, और शीशे जो है वो आपने खुले रखने, किसी सूरत भी बंद नहीं करने। बेशक आप सो गए हैं, इस सूरत में आपके जो डेथ के चांसेस हैं वो बहुत कम है। अच्छा, उधर मुझे दूसरा ये बताइएगा कि कैपेसिटी कितनी है मरी के अंदर, जितने भी सयाह आते हैं और सैर व तफरीह करने वाले लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, कितनी कैपेसिटी है? और उसमें आप ये जितनी बातें बता रहे थे, ये आप बता रहे थे जो फ़राइज़ अवाम के थे,
और सफ़र करने से पहले किन SOPs का ख्याल करना चाहिए, बिल्कुल, और फोरकास्ट देख के, वेदर फोरकास्ट वगैरह वगैरह। अब मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट के एंड पे आप क्या समझते हैं, कहाँ किन किन लेयर्स का ना होना इस सानेहे का बायस बना, और इन सानेहात को क्या रोका भी जा सकता था? गवर्नमेंट एंड पे पहले बताइए क्या मसला था। अच्छा, गवर्नमेंट एंड पे जो सबसे बड़ा मसला ये था, कम्युनिकेशन गैप था। जो ऊपर हमारे पुलिस अफसरान थे और जो नीचे टूल प्लाजा के ऊपर जो अमला बैठा हुआ था या जो पुलिस अफसरान थे, उनके अंदर कम्युनिकेशन गैप ये था कि आप नीचे टूल प्लाजा वाले से पूछ लें कि क्या ऊपर जाया जा सकता है, हमें नहीं पता। वो ही नोज नथिंग उस लम्हे उसे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ना उसे कम्युनिकेट किया गया हुआ है, ना उसे कम्युनिकेट किया गया, जबकि ये बहुत बड़ी आप कह रहे हैं कि ये 3 दिन ओपन सर्कस छोड़ दी गई इंतजामिया की तरफ से। बिल्कुल। और ऊपर जाके आप ये देखें, आपने जब टैंकी से पानी खोला है, आप उसको उसी वक्त जहाँ से टैंकी से निकल रहा है वहाँ वाल लगा के रोक लेंगे, ज़्यादा बेहतर है, या जब वो बाहर चला जाएगा नलकों में या कमरों में चला गया, वहाँ गिरना शुरू हुआ, वहाँ जाके रोकना ज़्यादा बेहतर है। जहाँ से चीज़ निकल रही है या जहाँ से चीज़ जा रही है, वहाँ से अगर आप रोकेंगे तो आप उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। अब वो ऊपर चले गए, अब वो पुलिस वाले, मैं उनको कहता हूँ कि इतनी ठंड के अंदर वो भीग रहे हैं, खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि लोग उनके गिरेबान पकड़ रहे थे कि हमें आप ऊपर जाने दें, हम तो बड़ी दूर से आए हैं। आपने ये खुद देखा? मैंने खुद देखा। क्या हुआ ये वाकया, क्या हुआ? ये वाकया था कि एक गाड़ी थी, वो मेरे से आगे थी, वो उसको पुलिस वाले ने कहा कि आप ऊपर नहीं जा सकते, तो उसने बदतमीजी में आके, लहजे में आके ये कहा कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? उसने कहा सर मैं आपका फ़ायदा चाह रहा हूँ। उसने कहा तुम्हारे फ़ायदे का मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। वो पुलिस वाले फिर लिटरली वो गुस्से हुए और उन्होंने कहा यार आप हमारी हालत के ऊपर तो तरस खा लें कि हम इतनी बर्फ़बारी और बारिश के अंदर आपके लिए जो है वो हम खड़े हुए हैं यहाँ पे और आप हमारी बात नहीं मान रहे। खैर वो कोई एक मोज़िज़ बंदा वहाँ से उतरा और उसने उसको समझाया, गाड़ी मोड़ी तो बाकी सारे भी लोग निकलना शुरू हो गए। लेकिन तब भी आप ये कह रहे हैं कि अगर इंतज़ामिया लोगों को समझाना भी शुरू कर देती तो शायद लड़ाई झगड़ा ही होता। लड़ाई झगड़ा हो भी रहा था और होना भी था। वो पीछे से रोकते, बैरियर लगा देते। जो ASI साहब अपने सारे अहल व अयाल के हमरा इस दुनिया से चले गए, जी, आप इस सानेहे को रीड करते हुए क्या हुआ होगा एग्जैक्टली जो आप समझा सकते हैं, क्योंकि आप नॉर्दर्न एरियाज़ और आते जाते रहते हैं और कल रात भी आप मरी से आए हैं, क्या हुआ होगा आपकी दानिश में? अच्छा, मैं ये समझता हूँ हुआ ये है कल कि जैसा आपको पता है कि मौसम जब भी लाहौर का भी जब भी अच्छा होता है तो जो घर के बच्चे होते हैं छोटे, वो कहते हैं कि अबू या भाई, बड़ा भाई, कि हमें ले जाएं बाहर, मौसम अच्छा है। हुआ ये है, उनके साथ सारे बच्चे थे और वो बेसिकली देखने के लिए जा रहे थे, मौसम अच्छा था, स्नोफॉल। जो उनकी कन्वर्सेशन, टेलीफोनिंग कन्वर्सेशन आई है उसके मुताबिक ये लग रहा है कि बच्चे जो हैं वो ज़िद करके गए हैं। अब वो टेलीफोनिंग कन्वर्सेशन में बता रहे हैं कि मैं फ़लानी जगह पे फंसा हुआ हूँ और मेरी इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, और शायद वो गालिबन फ्यूल का भी जिक्र कर रहे हैं कि फ्यूल भी ख़त्म हो चुका है। तो वो उनको बाद में समझ नहीं आई कि उनकी लोकेशन कौन सी है। जब तक वो उन तक पहुंचे थे तो वो उनकी जो है वो डेथ हो चुकी हुई थी। यानी उनके भी, यानी आप ये देखें कि गवर्नमेंट को इसके अंदर ट्रैकिंग जो डिवाइसेस है ना, ट्रैकर जो हैं वो ट्रैक करना चाहिए कि अब ये वाला टूरिस्ट यहाँ से गया है। आप वो पहले जिस तरह मोटरवे के ऊपर हमें कार्ड इस्तेमाल करते थे, NLC ये कार्ड देती थी, वो बेसिकली एक ट्रैकर था। यानी आपकी गाड़ी के अंदर अगर वो है ना, आपकी गाड़ी कहीं पे भी है, वो उसको ट्रैक कर सकते हैं। अब वो पर्ची है, उसके अंदर क्या ट्रैकर है? जब वो आपके पास कार्ड होगा, आप उसको बताएंगे, आप उधर कॉल करेंगे, जी मैं इस जगह के ऊपर स्टक हूँ, वो आपसे पूछेंगे आपकी गाड़ी का नंबर क्या है। वो जैसे ही आप अपने लोकेशन डालें GPS सिस्टम के ऊपर, तो आपको फ़ौरन लोकेट कर देता है। वो उसी वक्त लोकेट करेगा और आपको फ़ौरन बता देगा कि ये जो बंदा है ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसको जाके रेस्क्यू किया जा सकता है। ये जो हमारा इंतजामिया के एंड पे किसी को ट्रैक करने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। कोई हालांकि उसे जदीद हो जाना चाहिए था बड़े अरसे से, वो हो जाना, वो आपका रेवेन्यू जनरेशन पॉइंट है, लोग देखने आते हैं और गवर्नमेंट का तो दावा है कि हम जो है वो सियाहत को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, गवर्नमेंट कहती है हम प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वो कह लें कि एक बातों की हद तक है। अगर मैं एज़ कम्पेयर टू 3 years बैक चला जाऊँ तो उस वक्त ये देखें, आपको सबसे पहले जो है वो रोड नेटवर्क चाहिए, उसके बाद कम्युनिकेशन चाहिए, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। जब तक आपकी ये 2 चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, आप टूरिज़्म को कभी भी प्रमोट नहीं कर सकते, जो मर्ज़ी कर लें। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ और अपने एक नॉलेज से कह रहा हूँ, क्योंकि आपके जो इंटरनेशनल टूरिस्ट जब आ रहे थे यहाँ पे, तो वो जब हुंजा, स्कर्दू इस साइड पे जाते थे, उनको सबसे बड़ा जो इशू आता था वो कम्युनिकेशन का आता था। आपका किसी जगह के ऊपर चल रहा है, किसी जगह के ऊपर
चल रहा है, किसी जगह के ऊपर कोई नेटवर्क चल रहा है, किसी जगह पे एस्कॉम चल रहा है। उनको फिर मुतलका इदारों को कॉल करके उनको अपना बताना पड़ता था कि हम यहाँ पे आए हैं। वो फिर उनको कुछ डिवाइसेस या कुछ भी ऐसा एक आलात होते हैं जो वो जिसके ज़रिए वो फिर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो आपस में जो है वो फिर वो राब्ते में रहते हैं। 3 बड़ी बातें हैं, 3 बड़े असबाब कि इस वाक़े से, इस साने से कैसे बचा जा सकता था आपके जहन में, वो 3 अहम 3 कौन सी चीज़ें हैं? और जब आपने जायज़ा लिया तो आपको अंदाज़ा था कि ये बड़ा सानहा बन जाएगा, या आपने अंदाज़ा नहीं किया, आप कह रहे थे कि बस नॉर्मल है, शायद इस तरह पहले भी होता रहता है? हाँ, मैं जब ये ऊपर गया हूँ तो मेरे पीछे से जिस तरीके से ट्रैफिक आ रही थी और जिस तरीके से लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, मैंने उसी वक्त अंदाज़ा लगा लिया था। जब वो पुलिस वाले सामने खड़े होकर भी मुझे कह रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि आगे क्या सूरत हाल है, आगे जाया जा सकता है, क्या फ़ासला है। मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ली, मैंने लोगों को गाइड किया कि आप काइंडली आगे ना जाएं, आगे बहुत बुरी सूरत हाल है। हाँ, आप थे वहाँ, यू टर्न का कोई चांस था? टर्न था। मैं अल्लाह का शुक्र है कि कह लें कि मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं बिल्कुल लारी अड्डा चौक पे पहुँच के मैंने गाड़ी खड़ी की थी लेफ्ट साइड पे, और मैंने पुलिस वाले से कम्युनिकेट। वो यू टर्न है? बिल्कुल यू टर्न है। अगर वो यू टर्न आप ना लेते तो? अगर मैं वो यू टर्न ना लेता और मैं थोड़ा सा भी आगे निकल जाता तो शायद मैं आज यहाँ पे ना होता, मैं वहीं पे किसी तरह स्टक होता या ऊपर होता कहीं पे भी। एक यू टर्न ने आपकी ज़िंदगी महफूज रखी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, एक यू टर्न ने मेरी ज़िंदगी महफूज रखी। और उसके बाद ये था कि हुआ ये कि अगर उनको जब पता चल गया कि ऊपर जो है वो ट्रैफिक जाम है, जो ऊपर पुलिस एहलकार खड़े हैं, उनको चाहिए था कि फौरी तौर पे नीचे या तो DIG साहब को कहते हैं या किसी को भी कह के फौरी तौर पे नाके लगा के बिल्कुल रोड्स ब्लॉक कर देते हैं, यानी खारजी रास्ते को खुला रहने दें, मैक्सिमम से मैक्सिमम खारजी रास्ता इस्तेमाल करें, यानी वही जिससे आप एंट्रेंस ले रहे हैं जिस रास्ते से, उसी से आप जो है वो निकलना शुरू करें। तो यानी कि हिरारकी सारी हरकत में आती। हाँ। और खारजी रास्ते खुले रहते। हाँ जी। दाखिली रास्ते बंद हो जाते। ये कब हो जाता? कितने दिन पहले? यानी ये परसों रात ही जब ये सारे फंसे हैं, 3 दिन पहले ये हो जाता? हाँ जी, हो जाता। वो उनको बता देते कि भाई इतनी गाड़ियाँ स्टक हो गई हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया कि मैंने खुद मीटर के ऊपर नोट किया कि 20 किलोमीटर से ऊपर लंबी लाइन थी जो कि सिर्फ लारी अड्डे से वहाँ तक थी। ये आपने मीटर लगा लिया? मीटर लगा। यूटर्न लिया आपने, आप वापस आए खारजी रास्ते से, तो एग्जिट लेने के बाद आपने देखा है कि जो मरी में दाखिल होना चाह रहे हैं उन कारों की तादाद, उन गाड़ियों की तादाद, उन व्हीकल्स की तादाद 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें। और जब मैं नीचे टूल प्लाजा पे पहुंचा हूँ तो मैंने वहाँ से देखा, वहाँ से भी सैकड़ों गाड़ियाँ अभी भी जा रही हैं। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि हमारी मैनेजमेंट कहाँ पे गई। इसके अंदर बहुत बड़ी एक मैनेजमेंट का एक रोल है कि जहाँ पे आपको एक मैनेजमेंट गैप है, जिसकी वजह से ये आप कह रहे हैं कि मरी को लावारिस छोड़ा गया, जिसकी वजह से ये सारा हो गया? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मरी का कोई वारिस होता तो ये ना होता। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे दूसरा हाफिज़ साहब आपसे ये भी जानना है कि एक माड़ा बंदा जो है वो कम कमाने वाला, नॉर्मल या मतवसत तबका, वो भी चला गया, लोगों को देखा देखी, अब उधर जाते ही वो फूड नहीं खरीद सकता, महंगा है, वो गाड़ी को चेन नहीं लगवा सकता, वो कहते 30-30 हज़ार की, 12-12 हज़ार की, 15-15 हज़ार की, वो देख के हर बंदे की पर्सनालिटी देख के तो वहाँ तय होता है कि चेन कितने की होनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ फूड बड़ा महंगा हो जाता है। बिल्कुल। अब ये सारी मैनेजमेंट भी मिसमैनेजमेंट की तरफ चले जाती है, लूट मार का सिलसिला एक शुरू हो जाता है जहाँ कोई रोकथाम नहीं है। यहाँ पे तो मामला और हुआ कि मामला ही साने हाथ में बदल गया और इन लोगों तक पता नहीं रोटी भी पहुँची कि नहीं पहुँची, और इनका क्या बना, इन्होंने कहाँ से खाया होगा। ये कितनी दूर थे मरी से, ये जहाँ ASI साहब भी और बैंक जिसका नाम लिया जा रहा है सनी बैंक के पास, ये जहाँ फंसे, ये कितना फासला बनता है अंदाज़न? ये ऑलमोस्ट कोई 10 किलोमीटर का फासला बनता है। यानी ये लाइंस जो शुरू हुई थी ये मरीज से, अगर हम GPO से इसका अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर से शुरू हुई थी। और अगर हम ऊपर मरी से नीचे उतरें, इस साइड पे जीका गली चले जाएं और उस साइड पे हम नथिया गली चले जाएं, तो उन दोनों एंड्स को भी अगर हम मिलाएं तो 5 किलोमीटर से 8 किलोमीटर इस साइड पे थी। और इस साइड पे अगर जब हम नीचे एक्सप्रेस वे पे चले जाते हैं तो वो ऑलमोस्ट GPO से लेकर नीचे तक 20 किलोमीटर तक की वो जो लंबी लाइन थी। जो अब लोकल्स ये कह रहे हैं उनकी भी बात अपनी जगह ठीक है, ज़ाहिरी बात है, वो जहाँ जहाँ तक पहुँचते जा रहे हैं वो वीडियोज़ और वो ट्रेजिडीज़ हमारे सामने आती जा रही हैं। और बहुत सारी अभी ट्रेजिडीज़ ऐसी हैं जो हमारे सामने आई ही नहीं है अभी तक। फॉर एग्जांपल ये कि जब आप लारी अड्डे से नीचे जाते हैं, उस साइड पे थोड़ा सा ही आप नीचे जाते हैं तो उधर होटल्स वगैरह कुछ नहीं है, काफ़ी फासले पे आते हैं।
और वहाँ पे लोकल्स भी नहीं हैं। और अब वहाँ नहीं पता कि वहाँ क्या सूरत हाल हुई, वहाँ कोई सिक्योर हुआ नहीं हुआ, उसका नहीं पता चल पा रहा। इधर से आप नथिया गली नीचे चले जाएं तो वहाँ भी इस तरह ही सूरत हाल है कि जैसे ही आप नथिया गली के लिए उतरते हैं, आप GPO जाने की बजाय नथिया गली की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है अवेलेबल। यानी गवर्नमेंट को कम से कम मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मोटरवे के ऊपर उन्होंने एमरजेंसी बूथ लगाए हुए हैं जिस पे आप कॉल करते हैं 130 जो है उस पर आप कॉल करते हैं कि मैं इस साइड पे हूँ, मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, उनको फ़ौरन पता चल जाता है। क्योंकि जैसे ही आप कॉल करते हैं उनको फ़ौरन पता चल जाता है इस लोकेशन से ये कॉल गई मरी है। में कोई गाड़ी दाखिल हो या कोई फंस जाए या कोई आफत का मामला बन जाए, कोई मुसीबत बन जाए, तो कोई उस पर ट्रैकर नहीं है। कोई ट्रैकर नहीं है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर जो है वो एयर एम्बुलेंस सिस्टम जो है वो शुरू करना चाहिए। जिस तरह हम इंटरनेशनल टूरिस्ट या हमारे कोई भी जाना चाहता है K2 बेस कैंप या K2 को सर करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उसके बाद अगर आपको कोई खुदा ना खास्ता कोई भी मसले मसाइल आ जाते हैं, ट्रैकर लगा होता है, ट्रैकर वो आपको वॉकी टॉकी दी होती है, साथ ट्रैकर होता है, GPS, वो सारी चीज़ें जो है वो आर्मी जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, वो उस सूरत में प्रोवाइड करती है जब आप उससे मांगते हैं। इस सूरत हाल के अंदर आर्मी और रेंजर्स नहीं आ सकती थी, वो इस वजह से कि आर्मी और रेंजर्स उस वक्त आएगी जब तलब करेंगे, जब गवर्नमेंट जो है वो इंतजामिया के अंडर है ना सारा। बिल्कुल, वो अंडर है गवर्नर के या उसके वजीर आला के। जैसे ही वो एक आर्टिकल है जिसको वो यूज़ करते हैं, उसके ऑर्डर जैसे ही वो जारी होता है, वो जो है इंतजामी उमूर जो है वो उसके पास आ जाते हैं। वो जब तक नहीं आएंगे वो तो ज़ाहिरी बात है वो अंदर रहेंगे। आपको हम सबको अपनी जिम्मेदारी ये समझनी चाहिए थी कि जब वो कह रहे हैं कि आप यहाँ से यूटर्न ले लें, आगे मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो वो किसी वजह से कह रहे हैं, उनका तो कोई भला नहीं हो रहा, या उनके कोई आगे क्या कहते हैं गेस्ट हाउसेज हों जिसके अंदर उनके कमीशन मिलने हों, तो बंदा सोचता भी है वो एक ड्यूटी दे रहे हैं, गीले हो रहे हैं और वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली आप यहाँ से वापस चले जाएँ। अगर ट्रैकिंग का निज़ाम मौजूद हो, एयर एम्बुलेंस सर्विस मौजूद हो और इसके साथ ये बद इंतज़ामी ना हो कि आपके कैपेसिटी आपके पास 20,000 की नहीं है और अंदर 2 लाख बंदा इकट्ठा हो जाए, तो ये सारी चीज़ें अगर मद्देनज़र रखी जाएँ, रिव्यू की जाएँ, तो इस तरह बचा जा सकता है, इंसानियत से बचा जा सकता है। जबकि उधर पार्किंग की जो सूरत हाल है वो कैपेसिटी है 5,000 व्हीकल्स की। ठीक है, और आप इससे बच इस सूरत में सकते हैं कि जैसे आप देखें कि जब भी कभी कोई रोड कंस्ट्रक्शन होती है या कुछ भी हम डाइवर्जन्स देते हैं, ट्रैफिक के अंदर खलल आता है। जो ट्रैफिक अगर पर मिनट जो है वो 5,000 गाड़ी गुजर रही है, तो हो सकता है 2 मिनट्स के अंदर 5,000 गाड़ी जो है वो वहाँ से उतने वे के अंदर वो पास आउट हो। हम इसको जो है वो एक ऐसा निज़ाम बना सकते हैं इसके अंदर कि हम यू टर्न्स की जो तादाद है वो ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा उधर क्योंकि सड़कें सारी वन वे हैं, वन वे सड़कें तो आप अपनी लेन में रह जाते हैं। अब वन वे वायलेशन कितनी आपने देखी वहाँ? वन वे वायलेशन जो है ना वो होती है सबसे ज़्यादा मरी रोड पे। बच्चों को इन इलाकों में ले जाने को आप क्या रिकमेंड करते हैं? बच्चों को इन इलाकों में लेके जाने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन आप इसकी प्रिकॉशंस इस तरीके से कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोटरवे के ऊपर जो पहला कार्ड दिया जाता था इसकी जगह FWO की तरफ से, वो एक बेसिकली ट्रैकर है। ज़ाहिरी बात है, अगर वो आपकी गाड़ी जहाँ से एंटर हुई है, जहाँ एग्जिट कर रही है, उन्होंने रास्ते में कितना टाइम कहाँ स्पेंड किया, ये सारा कुछ वो बताता है बाकायदा तौर पर। जब आप वो कार्ड इशू करेंगे ना, तो आपको कहीं भी गाड़ी स्टक हो गई है, आपने कॉल करनी है और वो आपसे पूछेंगे आपकी गाड़ी का नंबर क्या है। जैसे ही वो गाड़ी का नंबर अपने सिस्टम में सिर्फ ऐड करेंगे और वो ट्रैकर ऑटोमेटिकली उसको लोकेट करेगा, आपकी एयर एम्बुलेंस या किसी भी तरीके से आप उस तक पहुंचेंगे, उसको रेस्क्यू करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटे नहीं तो 2 घंटे में उसको रेस्क्यू कर लेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी अहम चीज़ ये मैं कहूँगा कि जब आप फंस गए हैं, चलें बच्चों को ले गए हैं, कोई इशू नहीं है, अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, उस टाइम आप गाड़ी को किसी सूरत बंद ना करें। बेशक जितना मर्जी फ्यूल है, खैर है आपका 5 घंटे के अंदर फ्यूल हो गया ख़त्म, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप वो 5 घंटे किसी तरीके से जो है वो अपने गुजारें, उसके अंदर किसी तरीके से रब्ता करने की कोशिश करें, कुछ सोचें आसपास। यहाँ तो लोगों ने बड़े व्हाट्सएप मैसेजेस किए, बड़े रब्ते किए, कई दिन कुछ ना हुआ। हाँ, वो गाड़ी बंद करके बैठ गए थे। उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की है कि वो गाड़ी बंद करके बैठ गए थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा खान है। हमज़ा खान, आप कब पहुँचे मरी से? हम रात को पहुँचे, तकरीबन सुबह 4 बज गए थे हमें आते आते। उधर क्या देखा आपने, क्या हुआ एग्जैक्टली? माशाल्लाह माहौल तो वहाँ पे बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए थे उधर ना।
मतलब कहने का ये कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई थी वहाँ पे, रास्ते बिल्कुल ब्लॉक थे वहाँ पे। लेकिन अल्लाह ने हमारा बहुत साथ दिया है, हम बहुत मुश्किल से वहाँ से निकले हैं। लेकिन हमारा मैसेज ये है कि इंजॉय तो वाम करने जाती है वहाँ पे, लेकिन इस मौसम में कम से कम नहीं जाना चाहिए। नहीं, मुझे बताइए कि इस सानहे से बचा जा सकता था अगर क्या फैक्टर्स आप कहते हैं कि अगर वो फैक्टर्स शामिल कर लिए जाते तो कुदरत का फजल कैसे हम उससे निकल सकते थे? बिल्कुल वहाँ से निकल सकते थे। एक तो ये था कि वहाँ के मुकामी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, यानी कि वहाँ पे चेन वगैरह गाड़ियों में लाजमी यूज़ करनी पड़ती है टायरों के साथ। छोटी गाड़ी का तो वहाँ पे काम नहीं है, जाना बड़ी गाड़ी पे चाहिए पहली बार, ठीक है। सेकंड ये कि वहाँ का जो माहौल है ना इस तरह का है कि आप ये समझ लें, एक जो पुलिस वाले हैं बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा यानी कि साथ देते हैं। जो टूर्स आए होते हैं सबका आप बहुत ज़्यादा साथ देते हैं कि ट्रैफिक निकलाते हैं। लेकिन वो बेचारे भी क्या करें वहाँ पे, पुलिस वाले भी और जो हमारे आर्मी वाले खड़े हुए हैं वहाँ पे। ये है कि गाड़ियाँ इतना रश इतना ज़्यादा होता है, कुछ क्रेन का भी कोई सहारा नहीं वहाँ पे। आपने मरी को लावारिस देखा या कोई हिरारकी एक्टिव थी? नहीं, बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। लवारिस तो नहीं थी खैर, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। अगर वो एक्टिव थी तो इतने लोग अंदर कैसे दाखिल हो गए? अंदर दाखिल और आप देखें रास्ते जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैं जाने के वहाँ पे। इस्लामाबाद वाली साइड से भी जा सकते हैं आप, एबटाबाद वाली साइड से भी जा सकते हैं। हम खुद इस्लामाबाद से मरी का रास्ता बंद किया हुआ है, ठीक है। हम भी बहुत ज़्यादा आगे से यानी कि एबटाबाद वाली साइड से गए थे, ठीक है। हम सीधा नथिया गली में गए थे, यूबिया नथिया गली सारा हम फिरे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमें मज़ा आया, यूबिया में बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, वहाँ पर जाना रास्ते बंद थे, वहाँ आगे तक तो हम जा ही नहीं सके, ठीक है। हमने नथिया गली में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। हम कितनी ज़्यादा थी ट्रैफिक की लाइन? ट्रैफिक कम से कम भी 450-500 गाड़ी जो हमारे आगे थी। हमने तकरीबन वहाँ पे 7 से 8 किलोमीटर हम पैदल चले हैं वहाँ पे, इतनी यानी कि ट्रैफिक की वजह से। सिर्फ हमारा जो साथ ड्राइव कर रहा था लड़का वो ड्राइव गाड़ी में था, बाकी हम सब पैदल चल रहे थे। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया वहाँ पे, एंजॉय बहुत ज़्यादा हुआ, मज़ा आया वहाँ पे जाके। लेकिन ये है कि ये हालात नहीं हैं जाने के, सबको अपनी जान प्यारी होती है, सबको चाहिए कि कम से कम अपनी जान का ख्याल करते इस मौसम में ना जाएँ। लोग किन किन बातों का ख्याल रखें? लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक तो अगर जाएं तो बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, छोटी तो होनी नहीं चाहिए। सेकंड ये कि वहाँ पे चेन लाजमी यूज़ करें, चाहे बड़ी है चाहे छोटी है गाड़ी, ठीक है। उसके अलावा ये है कि सब आपस में रहें, मिलजुल के रहें, यानी कि वहाँ पे अक्सर होता है लड़ाई भी हो जाती होती है, वहाँ पे अक्सर आपस में दोस्त भी लड़ पड़ते हैं, काफ़ी हमने हादसात देखे हैं वहाँ पे, ठीक है। बाकी ये है कि गाड़ी में बैठते हैं, जैसे अब आपने देखा है कल जो वाक़या हुआ है, आज बल्कि सुबह ही हुआ है वो वाक़या, जो लोग मरे हैं, एक पूरी फैमिली के लोग मरे हैं। उन्होंने अपना हीटर गाड़ी में चलाया हुआ था और सारे शीशे उन्होंने बंद किए हुए थे, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। तो जब भी गाड़ी में बैठे हैं शीशे, चारों शीशे नहीं तो कम से कम 2 आगे वाले शीशे डाउन करें थोड़े थोड़े से, जिसकी वजह से ऑक्सीजन आप लोगों को सही आएगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरसलान अख्तर मेरा नाम। अरसलान, आप मरी से कब आए हैं? मैं कल रात को पहुंचा हूँ तकरीबन 4 बजे के करीब घर। क्या हुआ मरी में? मरी में बहुत बुरे हालात थे ट्रैफिक के। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले ही रोड ब्लॉक कर देने चाहिए। हमारी सारी आर्मी पुलिस को पता होता है कि जब आवाम का रश एकदम, हमारी आवाम को शौक़ है कि जब एकदम स्नोफॉल होती है तो सब पहुंच जाते हैं, जैसे कि जिनमें हम भी शामिल हैं कि स्नोफॉल हो रही है तो सब देखने पहुंच जाते हैं वहाँ पर, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाती है। उसकी वजह यह है कि जो उतर रहे हैं वो तो हैं ही, जो आना चाह रहे हैं, और सामने से बाकी ट्रैफिक भी आ रही होती है जो सामने से आ रही होती है। हम एक दूसरे को रास्ता नहीं देते, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाती है, बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। ऊपर से आपको पता है स्नोफॉलिंग की वजह से रास्ता नहीं होता। ट्रैफिक जाम की वजूहत क्या हुई? एक तो हम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरी वजह ये थी कि सामने से भी ट्रैफिक आ रही थी और इस साइड से भी ट्रैफिक जा रही थी, और सब एक दूसरे का रास्ता ब्लॉक कर रहे थे। सबको ये जल्दी थी कि लाइन में नहीं चलना। आप कह रहे हैं कि वन वे की वायलेशन? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही था। कोई किसी को रास्ता नहीं देना चाहता, सबको यही जल्दी थी कि मैं घर पहुंच जाऊं या मैं नीचे उतर जाऊं। आने की भी जल्दी थी और जाने की भी कह लेंगे जल्दी थी, जब उन सबको पता लगा कि स्नो फॉलिंग हो रही है और रास्ते बंद होते जा रहे हैं। क्रेन भी वहाँ क्या करेगी जब कि आपके सामने गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी होगी, क्रेन भी बर्फ़ नहीं उठा सकती वहाँ से। और वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, वहाँ की पुलिस बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छी पुलिस है। हिरारकी हरकत में कब आई है? हरकत अगर तो ये 2-3 दिन लेट नहीं हुई? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। रात को जाके उन्होंने रास्ता बंद किया है, उससे पहले तो रास्ते खुले थे सबके लिए जाने की थी। रात की क्या कि शाम तक ट्रैफिक आ रही थी, रात को एबटाबाद वाली साइड से उन्होंने ट्रैफिक को बंद किया। यही काम अगर वो 1 से 2 दिन पहले करते या कुछ दिन पहले करते तो हम काफ़ी ज़्यादा हादसात से बच जाते। जो लोग गाड़ी के अंदर अपना
वफात पा गए, इस दुनिया से चले गए, इंतहाई दर्दनाक सानेहा है। बेशक वो क्या हुआ एग्जैक्टली? ये हुआ कि वो हीटर ऑन करके बैठे हुए थे गाड़ी में, शीशे डाउन नहीं किए थे सर्दी से बचने के लिए, और गाड़ी में ही सो गए, जिसकी वजह से ये डेथ हुई है। हमें चाहिए कि तो शीशे थोड़े से डाउन रखें और कोशिश करें कि हम जो है गाड़ी को एक जगह, आपको पता है कि अब ये गाड़ी मूव कर ही नहीं सकती जब तक आर्मी वगैरह आएगी। आप गाड़ी से निकल आए, अपना बोन फायर करके एक साइड पे बैठे, ना कि गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे। छोटे छोटे बच्चों को क्या करें उधर? तो विंड पूरा ये आप देखें तो बिल्कुल बर्फ का तूफान था तो बकायदा। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये काम तो है कि वो पहले ही रास्ते ब्लॉक करें या लोगों को सेव करें। उन्हें तो आइडिया है ना कि ये चीज़ हर सीज़न होती है। उधर इंतज़ामिया जो है, उधर जो इंतज़ामिया है मरी की, और उस इंतज़ामिया ने उसको नहीं अंदाज़ा हुआ कि इतने लोग अंदर आ गए हैं। मैं यही चीज़ पे तो हैरान हूँ कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, मेरे आगे कम से कम 400 से 500 गाड़ियाँ थी जो उतर रही थी जब मैं अभी वापस आने लगा। बैक पे कितनी होंगी? और पीछे जो रश होगा, जहाँ तक नज़र जाती थी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। हमें मरी से आए हुए हाफिज़ साहब एक हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने जब यू टर्न लिया ना, उसी यू टर्न ने उनको सेफ रखा, यहाँ तक पहुँच गए वापस वो। तो 20 किलोमीटर तक लंबी लाइन थी। ऐसे ही आप टर्न देखें, जहाँ तक मैं आपको कह रहा हूँ नज़र, हम सोचते थे कि ये टर्न ख़त्म होगा, इंशाल्लाह ट्रैफिक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आप लोग कैसे महफूज रहे अल्लाह के फजल से? हमने क्या हुआ, क्या कोई डिसीजन अच्छा ले लिया या हुआ क्या? ऐसे ही करें, जब हम आगे तक गए, हमने देखा रास्ते ब्लॉक है, हम नहीं पहुंच सकते, नथिया गली में थे, हमने फैसला किया कि ना हम गाड़ी नीचे लगा लेते हैं, लोकल आ जाते हैं। फिर जब हमने नीचे के हालात देखे ना, तो हमने डिसीजन लिया कि हम वापस चलते हैं, ये हमारे लिए सेफ नहीं है। घर से फोन, यू टर्न की सहूलत थी? हाँ, यू टर्न की सहूलत क्या थी, हम बस समझ लेंगे, ये सोच रहे थे कि हम कालाबाग के पास गाड़ी लगाएंगे और फिर से लोकली जिस तरह वहाँ वैन वगैरह चल रही है उस पर वापस आ जाएंगे। लेकिन जब हम कालाबाग तक गए और हमने हालात देखे, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, ट्रैफिक सारी जाम थी, तो हमने सोचा कि नहीं, अब हमें घर चले जाना चाहिए, यही हमारे लिए सेफ है। हम तकरीबन सुबह 9 बजे ट्रैफिक में फंसे हैं और रात को एबटाबाद 11 बजे करीब हम जो है नीचे एबटाबाद पहुँचे हैं। आप सोचेंगे पूरा एक दिन हमें लग गया, जो कि मेरे ख्याल से 15। फ्यूलिंग वही चलती रही? फ्यूलिंग वो नहीं, कुछ हमने ये था कि पहले से ही टैंकी फुल करवाई हुई थी, हमारे लिए ये सेफ था। कुछ वहाँ पर मुकामी लोग पेट्रोल बेच रहे थे, वो थोड़ा कॉस्टली बेच रहे थे, लेकिन पेट्रोल जो है वो टैंकर में डाल के बेच रहे थे, वही चेन चढ़ा रहे थे टायरों पर और वही जो है पेट्रोल वगैरह बेच रहे थे। वहाँ पे पंप अवेलेबल नहीं है, आपको एबटाबाद शहर में आना पड़ता है पेट्रोल डलवाने के लिए। जो नथिया गली में पंप है PSO का, वो कंप्लीट बंद था। ये तो हर साल इतला आती है कि हज़ारों लोग फंस गए, बिल्कुल लाखों गाड़ियाँ फंस गई, लेकिन कैजुअलिटी होना, अमवात होना इस बड़े पैमाने पर कभी हुआ नहीं इस तरह। इसकी क्या वजह आप देखते हैं? ये मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी पुलिस वगैरह की ये या ना इंतज़ामिया की ये गलती है, जो इतनी ज़्यादा आवाम को ऊपर जाने देते हैं। यही वो टाइम से इसे बंद कर दें, स्ट्रक कर दें, जिससे अब नारान आवाम नहीं जा सकती, नहीं जाती। अब जो नारान आवाम नहीं जाती, वो घूमने के लिए इधर निकल जाती है, चलो यार मरी करीब है, मरी का कोई SOP नहीं रखा हुआ। बंद करना चाहिए उसे, नहीं करते, हर साल बंद होता है। नून लीग के दौर में मैंने ऐसे कम ही वाक़यात सुने होंगे शायद कि जो है वो बंद कर देते थे, उस चीज़ को ख़त्म कर देते। पता नहीं इधर इंतज़ामिया सोई भी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जब एबटाबाद से नीचे आ रहा था, सामने से ट्रैफिक आ रही थी और वो रात को जाके उन्होंने बंद किया। जब मैं उतरा हूँ जब नीचे, तो तब मैंने देखा है कि उन्होंने बंद किया वो रास्ता, जबकि वो रास्ता बहुत पहले बंद होना चाहिए था, जिससे ये सहूलत होती कम से कम जो उतरना चाह रहे हैं वो उतर सके, सामने से ट्रैफिक ना आए। कम से कम ट्रैफिक नहीं आएगी, इससे मुकामियों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा होती है, उनके लिए भी मसला पैदा होता है। अच्छा, आपका बुनियादी नुक्ता ये है कि ये सारे का सारा मामला इंतज़ामिया की तरफ से, इंतज़ामिया और हमारी आवाम भी, मैं किसी को नहीं, मैं ख़ुद भी कहता हूँ कि जब हमें पता है स्नोफॉल हो रही है, बहुत ज़्यादा पैमाने पर हो रही है, और हम देखने के लिए फ़ौरन पहुँच जाते हैं, जबकि ये यहाँ सर्दी नहीं कवर होती और हम वहाँ पहुँच जाते हैं सर्दी देखने के लिए, तो कुछ हमारी अपनी गलती है। और फिर हम फैमिलीज़ को लेके पहुँच, फ़र्ज़ करें 1 लाख बंदा किसी शहर की तरफ चल पड़ा, सही है, तो आगे इंतज़ामिया जाग रही होगी, हाँ जी, कि वो नहीं अंदर जा सकती। इस लाख बंदे को कहाँ कवर करना है? ये कौन सा पहली दफ़ा हुआ? और सबसे बड़ी बात है, गुजर के तो वहीं से गए हैं, उनके सामने से जा रही है, हर चीज़ का उन्हें इल्म होता है, लेकिन वो लोग सोए होते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि जब सब कुछ हो जाता है, जब कभी ना कोई सानिया होता है, तभी ये इंतज़ामिया जागती है, तब उन्हें ख्याल आता है। तब भी उन्हें क्या ख्याल आना है, मैं तो हैरान हूँ। अब भी वो क्या कर रहे हैं, मैंने नहीं देखा उन्हें। इंतज़ामिया लोग अपनी महद आत के तहत निकल रहे हैं, मैंने किसी को नहीं देखा कि आगे पुलिस खुलवा रही हो या
वाले वहाँ खड़े हुए आवाम को निकाल रहे हो। जब आप आए तब ऐसा था? तब ऐसा ही था। अभी आर्मी तलब नहीं की गई थी तब बाद में की गई। बता रहा हूँ कि रात तक यही है, शाम तक यही हालात थे। जब तक मैं रात को उतरा हूँ एबटाबाद तो पुलिस वाले जो है किसी को भी जाने नहीं दे रहे थे। कितने किलोमीटर पैदल चले आप? तकरीबन 11 किलोमीटर हम लोग पैदल चले हैं। वो यही था कि बर्फ में गाड़ी के अंदर बैठना ही फजूल था। गाड़ी वाला बंदा वो उधर ही स्टक रहा? वो ऐसे ही स्टक था। एक बंदा जा रहा था, वो 7 दोस्त था, वो ईंट लगा रहा था, गाड़ी को कवर कर रहा था। हम लोग पैदल नीचे आ गए थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। हमारा यही कोशिश थी कि यार ये थोड़ा सा फासला होगा और गाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आप सोच रहे हैं कि 11 किलोमीटर तक गाड़ियाँ नज़र, हमें दूर तक कोई चीज़ ही नहीं नज़र आ रही थी। ये अब ख़त्म होता है, अब ख़त्म होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जहाँ तक स्नो थी वहाँ तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी। और आपको अंदर शहरियों के लिए, लोगों के लिए होटल्स का कैसा इंतज़ाम था? क्या हालात थे वहाँ? होटल जब तक हम वहाँ पे अवेलेबल थे, यानी गए थे वहाँ पर होटल अवेलेबल थे, सही था, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब हम वहाँ से निकले हैं होटलिंग पे रश बहुत ज़्यादा हो गया था। उसकी ऑटोमेटिक सी बात थी, जब ट्रैफिक स्टक हो जाएगी, वहाँ फंस जाएगी, तो यही होगा कि लोग होटलिंग करने की कोशिश करेंगे, यार इधर रुक जाते हैं। ये भी हुआ कि बहुत सारे लोग गाड़ियाँ उधर ही खड़ी करके पैदल होटल्स तक पहुँचने की कोशिश की, कोई आग तक पहुँचने की कोशिश की। अब हर गाड़ी वाला में इतना पेट्रोल तो नहीं होगा कि वो हीटर ऑन करके बैठा रहे। कई लोगों ने अपनी गाड़ी का फ्यूल बचाने के लिए, कुछ भी करने के लिए बोन फायर के पास गए। कुछ खाना है तो आपको होटल वगैरह खाने के नहीं मिल रहे, और जो मिल रहे हैं। आपको लगता है कि नेक्स्ट इस तरह के सानेहात से बचने के लिए कुछ हो सकेगा या इसी तरह चलता रहेगा? ये गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए, नज़रसानी करनी चाहिए, इस चीज़ को पहले ही समझना चाहिए। ये कौन सा पहली दफ़ा हुआ है? हर साल ऐसा ही होता है। आवाम जाती है, हमारी आवाम को इसे रोका जाए, इसे ख़त्म किया जाए। आप उसे ऊपर चढ़ने नहीं देंगे। जब आपको पता होगा कि यार ये ऊपर नहीं जा सकते, तो वो जो मुड़ के आएगा ना, वो 4 और बंदों को बताएगा कि यार मरी का रास्ता बंद है, तुम नहीं जा सकते। यहाँ से प्लान हर बंदा कर, जब हर बंदे को पता होगा यार वो मरी पहुँचा हुआ है, वो भी मरी पहुँचा हुआ है, किस तरह भी पहुँचा, बस मरी पहुँचा हुआ है, तो हमारी तरह सभी कोशिश करेंगे चलो यार चलें स्नो देखने। जब मैं गया था रोड ठीक थे 2-3 दिन पहले, मेरे सामने रात के टाइम ही हम जा रहे थे तो स्नो फॉल हो रही थी। तब आपको अंदाज़ा हो गया था कल वहाँ से निकलते कि ये एक बड़ा सानेहा बन जाएगा, या आपको लगता था कि बस बचत हो जाएगी? मैंने यू टर्न लिया तब तक मेरा यही फैसला था, कालाबाग तक गाड़ी खड़ी करूंगा। अपने गाड़ियों में बच्चे तो देखे होंगे, मासूम बच्चे लोगों के पास, तो आप हैरान नहीं हुए कि ये फैमिलीज कैसे सर्वाइव करेंगी? बिल्कुल ऐसे ही था। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत रास्ते खोले, खुद आए हैं, खुद नीचे आए हैं। मैं तो हैरान था कि जब हम नीचे उतर रहे थे आवाम आ भी रही थी, और जब मैं बिल्कुल नीचे गया हूँ, एंड पे गया हूँ, एबटाबाद शहर पहुँचा, तो फिर उन्होंने चेक पोस्ट लगा के बंद कर दिया था कि अब किसी को ऊपर नहीं जाने देंगे। और यही काम अगर काफ़ी देर पहले हो जाता तो उतरने वालों को भी आसानी होती और चढ़ने वालों के लिए भी आसानी थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सर सलमान नाम है मेरा। सलमान भाई, मरी से आप वापस आए, उधर क्या हालात आपने देखे? सर इतने बुरे हालात देखे हैं कि सोच भी नहीं है। इंतज़ामिया के हालात इतने को ख़राब थे कि 40 किलोमीटर हम पैदल आए हैं और 3.5 से 4 घंटे लगे हम पैदल आने पे। और हमें पता है कि अल्लाह ताला को पता है, अल्लाह ताला ने दूसरी ज़िंदगी दी है। जिस तरह हम वापस हैं, ज़रा से इंतज़ाम नहीं थे। और ये जो ASI साहब और इनकी फैमिली को डेथ हुई है, इनके हवाले से भी देखा जाए इतनी मन, अब आपको क्या बताएं सर कि इतने को परेशान वहाँ पे थे। दुनिया जो कमरा 3,000 का मिल रहा था, 30 हज़ार रुपये का खुदा की कसम कमरा मिल रहा था, और वो मुंह से कह रहे थे लेना लेनी तो गे हो, पंजाबी में इतनी बदतमीजी से वो बात कर रहे थे। और ये कहते हैं कि इंतज़ामिया, आपको पता है अवाम लाहौर की है, पिंडी की है, कराची की है, इन्होंने बाज नहीं आना, इन्होंने जाना ही जाना है। कुछ तो इंतज़ाम होते, मगर ऐसे कोई इंतज़ाम नहीं थे। सलमान भाई, आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? हुकूमत ही होगी जिम्मेदार, और कौन होगा सर? अगर हुकूमत इस नॉलेज पे रख के ये सारी बातें करती तो शायद ये नौबत ना आती। अब आप खुद ही देखेंगे 3,000 रुपये वाला कमरा 30,000, 25,000, 20,000 रुपये में मिल रहा है। अब अवाम किधर जाए? नहीं तो अवाम की जिम्मेदारियाँ क्या थी? वो भी आप बता रहे हैं कि आपने खुद ही 3 शहरों का नाम लिया। जी सर, तो वो आप खुद भी बता रहे हैं कि अवाम अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करती। सर अवाम जिम्मेदारी पूरी करती है इंजॉय करने के लिए। अवाम को वहाँ पे कमरा 10,000 रुपये का मिलेगा,
और खाना पीना आपको वहाँ पे पराठा 100 रुपये का पराठा मिल रहा है, 150 रुपये का अंडा मिल रहा है, और एक अंडे के 4 हिस्से कर रहे हैं। हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो तो फंस गए, साहिर उन तक तो रोटी नहीं पहुंच रही थी सर, वही तो कह रहा हूँ, इंतजामिया ये कह रहे और हैं कि वो अपनी लोकेशन नहीं बता पा रहे सर कि लोकेशन वो है किस जगह। सर लोकेशन आपकी बात रीजनेबल है, मगर फौज पुलिस वहाँ पे अवेलेबल है, मगर इंतजामिया के कोई इंतजाम नहीं है जो वहाँ पे कर सके अवाम। और इस बात से हुकूमत से इतनी कहाँ से पैदल चलना शुरू किया आपने? सर नथिया गली से पैदल होके मरी तक हम माल से आए हैं, बस हो गई, फिर वहाँ से लेके नीचे जब पैदल आए हैं ना, हमें पता ही अल्लाह ताला को पता है। कहाँ तक पैदल आए आप? इस्लामाबाद तक। मरी से इस्लामाबाद तक पैदल आए? मरी से इस्लामाबाद तक पैदल आए, इतने बुरे हालात थे। और ये कहते हैं, हर बात कहते हैं, हमें पता है, मैं कहता हूँ कि अल्लाह को पता नहीं, एग्जिट तो ठीक नहीं था। नहीं सर, इतनी मैं कह रहा हूँ कि इतने बुरे हालात थे, आपकी सोच भी नहीं होनी। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, शायद आप वीडियो देखें कि वहाँ पे आने के इंतजामात इतने बुरे थे। ये देखें, ये तो सारा बर्फ ने ढक लिया अपने अंदर। सारा इतने बुरे हालात थे। मैं कह रहा हूँ कि ये जिंदगी अल्लाह ताला ने दी है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं था। आपको अंदाजा था कि ये हालात खराब हो जाएंगे? सर नहीं, इतना नहीं था जितना हो गए थे खराब, इतनी उम्मीद नहीं थी। हम तो एंजॉय करने के लिए गए थे, मगर उम्मीद भी नहीं थी कि इतने बुरे हालात हो जाएंगे। आपके ख्याल में ये आपको लगता था कि नॉर्मल बात है? इजीली जैसे आम जाते हैं हम रेगुलर दिनों में, ऐसे ही हम समझ के गए हैं, मगर हमें क्या पता कि इतने बुरे हालात हो जाएंगे। लोग जब बैरून शहर जाएं इस तरह, खास तौर पर इन शुमाली इलाका जात में, किन चीज़ों का ख्याल करें? सबसे पहले ख्याल इनको ये बच्चों को नहीं लेके जाना चाहिए। फैमिली जाए, यार दोस्त जाएं, बच्चों को लेके चले जाते शौकी। और बच्चे ठंड नहीं बर्दाश्त कर सकते, वहाँ पे खाना पीना बर्दाश्त नहीं हो सकता, इतने को बुरे हालात है वहाँ पे। और जो लोग गाड़ियों के अंदर वफात पा गए, यहाँ से चले गए, वो क्या वजह हुई होगी? सर यही वजह हुई होगी, जो कमरा मैं आपको कह रहा हूँ 3,000-5,000 रुपये का कमरा, मुंह से कह रहे हैं 30-40 हज़ार रुपये का कमरा दे रहे हैं, माल पे 1 लाख रुपये का कमरा दे रहे हैं, लोग रह रहे हैं। और जो जा रहा है सैलरी बेस पे या गाड़ी लेके या किसी की रेंट पे लेके जा रहा है या कभी किसी यार दोस्त की लेके, आप कह रहे हैं कि वहाँ वैसे भी जो माड़ा बंदा जाता है अफोर्डेबल ही नहीं, सरकार ही नहीं सकता, अफोर्डेबल भी नहीं, और बच्चों को ना लेके जाए, वो तो सख्ती से मना, बच्चों को ये ले जाती हैं। अब देखने जैसे बच्चे, अल्लाह ताला उनको अपने विज़ो मानो, मेरे ख्याल जनों तो में जगह दी, वो कितना बुरे हालात हुए हैं, गए कितने खुशी से हैं। अब उनको पता था हमने वहाँ पे वापस नहीं आना, अब उनके घर पे क्या बीती होगी। कितने खानदान मुतासिर हुए? सर ऐसे ही अभी भी हैं, अभी भी आधी से ज्यादा दुनिया वहाँ पे फंसी हुई है और इंतजामिया कुछ भी नहीं है। अफवाज चौधरी साहब का बयान आपने सुना ही होगा, उसने कहा जी मुबारक हो पाकिस्तान को 1 लाख अवाम चल गया, जो अपनी अवाम है खुशहाली की तरफ आ रही है। यार ये बात करने वाली है इसकी, अवाम वहाँ पे मर रही है, इंजॉय करने गई है, अब उनको क्या पता इतने बुरे हालात हो जाएंगे। तो आपका ख्याल ये है कि अगर आप वहाँ से ना निकलते टाइमली तो आपको भी कोई सानिया फेस करना पड़ सकता था? जाहिर बात है, मैं कहता हूँ कि मेरी बेटियों की दुआ, अल्लाह ताला की दुआ जो मेरे काम आ गई, मेरी माँ की दुआ, वरना इस टाइम तो मैं भी शायद दुनिया में ना होता। जितने बुरे हालात में वहाँ पे देख के आया हूँ, 3 से 4 दफ़ा बचा हूँ, यकीन करें। पैदल चलना सर, यहाँ से आप मेरे हिसाब से 10 किलोमीटर नहीं पैदल चल सकते, हम 3.5-4 घंटे पैदल चल गए। बर्फ में कैसे मैनेज किया आपने पैदल चलना? तिलक रहे थे बस, अल्लाह की विजन, आना तो था ही, अब मजबूरी थी, आना था। वहाँ लोकेशन का पता ही नहीं चलता बर्फ में? नहीं, जब आ रहे हैं पता चली जा रहे हैं बस, पूछते पूछते। और पठान भी इतनी बदतमीजी करते हैं, बांदर 2 दफ़ा तो मोबाइल खींचने लगे थे, 2 दफ़ा बचे मोबाइल खींचने से। क्या करें अब, शौकी चले गए बस। अब ये तो हुकूमत को चाहिए ना, जो फंसी है उनके साथ ख्याल करके, बड़े परेशान है वहाँ पे लोग, बड़ी दुनिया परेशान है। बहुत शुक्रिया जी सर, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? राना वाजिद। राणा साहब क्या करते हैं आप? मैं स्टाइल टेक्सटाइल में जॉब करता हूँ। और मरी से कब वापस आए आप? हम कल सुबह को पहुँचे हैं। तो क्या देखा आपने मरी, क्या हालात थे? हालात बहुत ज़्यादा मरी के ख़राब थे, बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम थी, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा गई हुई थी, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक हुई थी और बर्फ़बारी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, ठीक है, तो उसकी वजह से रोड वगैरह बिल्कुल बंद हुए थे, कोई सिस्टम नहीं था उनका ऐसा जिससे वो रोड वगैरह क्लियर करवा सके। वहाँ की जो इंतज़ामिया थी ज़रा भी कोऑपरेट नहीं कर रही थी हमारे साथ, ठीक है। वो 1-2 जगह पे देखे हमने, जो फौज वगैरह वहाँ पे खड़ी हुई थी, वो जाके रास्ता वगैरह क्लियर करवा रहे थे, लेकिन वो भी थोड़ी देर करवाते थे, 10 मिनट बाद वो भी गायब हो जाते थे, चौंकियों में जाके वो बैठ जाते थे। तो कोई भी वहाँ पे जो था ना, कोई सिस्टम नहीं था, ना रिहाइश का वहाँ पे कोई चक्कर था, ठीक है। रिहाइश वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगी थी, ठीक है। कम से कम जो एक रेंट पे जो कमरा लेने के लिए 15,000-20,000 रुपया वो रेंट मांग रहे थे कमरे का। और खाने पीने का, होटलिंग वगैरह का जो खाने पीने का सिस्टम था वो भी बिल्कुल बंद था, कोई होटल ओपन था, कोई होटल बंद था।
मुकम्मल वहाँ पे कोई मुझे ये बताएं कि इस सारे मामले में आप क्या समझते हैं, सबसे ज़्यादा किसका कसूर है आपके ज़ाती ख्याल में? बिल्कुल ज़ाती ख्याल, इंडिपेंडेंट अगर आप राय दें और आपको जज बना के पूछा जाए कि जज साहब आप बताएं, या आपको इन्वेस्टिगेशन दी जाए, तो जो आपने देखे, जो हालात देखे, आप किस पे ज़िम्मेदारी फ़िक्स कर सकते हैं? ये हुकूमत पे ही है। हुकूमत को चाहिए था कि रास्ते वो क्लियर करवाती, ट्रैफिक को इतने जहाँ जाने देती, ठीक है। गाड़ियाँ बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियाँ वहाँ पे मौजूद थी, ठीक है। गाड़ियाँ वगैरह जाने के लिए भी खुली थी, रास्ता आने के लिए भी। कल रात उन्होंने जो है ना बंद की हैं, उससे पहले गाड़ियाँ वगैरह जा रही हैं, आ रही हैं, कोई रोक नहीं रहा। उसकी वजह से ट्रैफिक वहाँ से भी सिंगल रोड है, ट्रैफिक आने वाला भी जाने वाला भी, दोनों साइडों से ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक हुई हुई थी इधर से, और ऊपर से गाड़ी स्लीपिंग वगैरह बहुत ज़्यादा कर रही थी, ठीक है। जिसकी वजह से जो है ना बंदा आगे जा सकता था, पीछे स्टिल हुई हुई थी गाड़ियाँ वहाँ पे। और आपको अंदाज़ा हुआ था ये मामला बढ़ जाएंगे जी और सानेहात में बदल जाएंगे? जी, ये तो नहीं पता था कि सानियात में बदल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ वाक़यात ऐसे थे जो एक दो हमने सीन देखे थे। जो गाड़ी जो थी वो नीचे गिर गई थी खाई में, ठीक है। एक जगह हमने गए थे, वो जो है ना एबटाबाद वाली साइड से हम जा रहे थे, वहाँ पे एक था, वहाँ पे वो जो है ना खाई के अंदर गाड़ी गिर गई थी, ठीक है। वो स्लीपिंग की वजह से एक उनका दोस्त था वो नीचे उतरा और बाकी 6 जो थे वो गाड़ी के अंदर ही थे, और वो गाड़ी स्लीपिंग हुई है उनसे और कंट्रोल नहीं हुई, वो सीधा खाई के अंदर गिर गई थी, ठीक है। और दूसरा जो कल रात आपने देखा है वो भी इसी तरह है। वो एसी उन्होंने जो है वो हीटर चलाया हुआ था, ऑन किया हुआ था, शीशे डाउन नहीं थे उनके, ठीक है। जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो अच्छा, अभी आपको लगता है कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में और आने वाले जितने भी इस तरह के हालात होंगे ये इसी तरह चलता जाएगा, या इसमें आपको लगता है कि कोई शायद आपको बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएँ? क्योंकि हर साल यही होता है, लेकिन कैजुअलिटीज़ नहीं होती थी पहले। उम्मीद तो हम यही कर सकते हैं कि इंशाल्लाह जो आने वाला दिन होगा हमारा बेहतर होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इंतज़ामिया भी हमारे साथ कोऑपरेट करेगी और हुकूमत की तरफ से भी जो इस दफ़ा सीन थे वो थोड़े कम। कितने दिन पहले इंतज़ामिया अगर एक्टिव हो जाती तो ये ना होता? जब से बर्फ़बारी स्टार्ट हुई थी, जिसको पता लग रहा था कि स्नोफॉलिंग हो रही है, हर बंदा वहाँ पे ये तैयारी में था कि वहाँ पे हम चले। वहाँ से तो पता चल जाता है फौरी, लोकल इंतज़ामिया को तो पता है कि कितने लोग दाखिल हो चुके हैं। लोकल इंतज़ामिया तो वहाँ पे नज़र ही नहीं आ रही थी ना। लोकल जो बंदे थे वहाँ के रिहायशी थे वो सिर्फ वहाँ पे थे, वो चैनों वाले थे, उनके अलावा अदरवाइज़ दूसरा कोई बंदा नहीं था वहाँ पे। वो चैन लगाने के लिए आते थे, चैन लगाने का 30-30 हज़ार रुपया, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपया चैन लगाने का लेते थे। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की चैन लगा के देते थे, और वो मुकम्मल चेन जो थी वो 3 हज़ार रुपये की मुकम्मल चेन मिल जाती। और जो जिनका वो 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपया वो चैन लगाने का ले रहे थे, और गाड़ियों को चेन लगाने की 30-30 हज़ार? जी, वो सिर्फ वो चैन लगाते थे, 2 किलोमीटर ले गए, 1-1.5 किलोमीटर ले जाएं, इतने जाके वो उतार देते थे कि भाई यहाँ तक आगे ठीक है, आगे रास्ता बिल्कुल क्लियर है, आप आराम से जा सकते हैं। वो थोड़ा सा हम रास्ता। आप लोगों से कितने पैसे लिए? हमारे से उन्होंने 12 हज़ार रुपया लिया था चेन लगाने का। चेन लगाने का तो वो चेन टोटल 3 हज़ार की है। टोटल 3 हज़ार रुपये की। जब हम वापस आए हैं ना, वो हमें रास्ते में एक बंदा मिला, ठीक है। वहाँ पे जब एबटाबाद हम वहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ पे हमने स्टे किया, वहाँ पे एक वो था लड़का था वो मिला, तो उसने हमें बताया था टोटल ये चेन जो है ना 3 हज़ार रुपये की ये चेन पूरा बन जाती। तो आपको 12 हज़ार रुपया? 12 हज़ार से ज़्यादा महंगी भी बेच रहे थे जी। वो जहाँ पे वो उनके बनते थे वहाँ पे वो चेन वाले जो है ना वो कर लेते थे। चेन का वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिस्टम था। चेन जो लोग जा रहे हैं उनको चाहिए कि चेन वो यहाँ से लगा के जाएं साथ, ठीक है। वहाँ पर जाके चेन ना लें किसी से भी, क्योंकि चेन वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी है। चेन के बगैर गाड़ी आप स्लीपिंग है, गाड़ी आप चल ही नहीं। छोटे मासूम बच्चों को ले जाने से देखें, बच्चों वो तूफान था पूरा, विंड, वो अपना इस कदर 3-3, 4-4 फीट बर्फ़ सारी हर जगह जमी हुई थी, और आपने वो व्हीकल्स देखी, उनकी छतें भरी हुई, बस बिल्कुल ऐसे बस की छतें भरी हुई बर्फ़ के साथ। जब हम सुबह को उठे थे, हमने होटल में से हम बाहर आए हैं, तो हमारी गाड़ी बिल्कुल बर्फ़ के अंदर थी, नज़र ही नहीं कुछ भी आ रहा था। हमने बड़ी मुश्किल से दस्ताने वगैरह डाल के, वहाँ पे हेल्पर था उनका होटल का, वो हमारे साथ। लेकिन आप टाइमली निकल आए? जी, हम टाइम से, हम सुबह 9 बजे हमने कंडीशन देखी थी वहाँ पे कि नहीं रुकना बेहतर नहीं है, ठीक है। घर से भी रास्ता खुला मिल गया आपको आते हुए? रास्ता हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम थी, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम थी, जो है ना हम रास्ता बिल्कुल भी क्लियर नहीं था कहीं पे भी। बड़ी मुश्किल से हम जो है ना निकले हैं, बहुत मुश्किल से हम पहुँचे हैं यहाँ पे। तकरीबन हम सुबह 9 बजे पहुँचे थे और सुबह 4 बजे हम जो है ना घर पहुँचे। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच। आज का प्रोग्राम सानेहा मरी के नाम, उन सोगवार ख़ानदानों के नाम, उन सारे अफराद के नाम जो मरी में हमसे रूठ गए, हमें छोड़कर चले गए, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इंक्वायरी ऑर्डर की है उसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या लोगों को इन्वेस्टिगेशन के बाद बिहाइंड बार्स लेकर जाया जाएगा, कन्विक्ट किया जाएगा और मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, या हालात वही होंगे
जो माजी में होते रहे, जहाँ बोंचाल बुनियादे फसीलो दर में रहते हैं। हमारा हौसला देखो, हम ऐसे घर में रहते हैं। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।